हुड्डा ने किया विचार, 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। दिल्ली गांधीनगर रेप मामले पर सोनिया गांधी गंभीर, बोली बयान की नहीं, अब कार्रवाई की जरूरत। दिल्ली गांधीनगर रेप मामले पर सोनिया गांधी गंभीर, बोली बयान की नहीं, अब कार्रवाई की जरूरत। डॉक्टरों का दावा, अब खतरे से बाहर है गुड़िया।
हालत भी स्थिर, शरीर के सभी अंग ठीक से कर रहे हैं काम। दिल्ली गांधीनगर रेप की घटना के बाद उमड़ा जन आक्रोश। गृह मंत्री सुशील शिंदे के घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन। बच्ची के साथ दरिंदगी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताया दुख, जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। और गिरफ्त में गुड़िया का गुनहगार, बिहार के मुजफ्फरपुर से हुई आरोपी की गिरफ्तारी, कोर्ट ने दी ट्रांजिट रिमांड। आरोपी को दिल्ली ला रही है पुलिस। नमस्कार, चालवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। गुड़िया के साथ हुए गुनाह के खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। गृह मंत्री सुशील शिंदे के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय एम्स के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसके चलते गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, सीएम शीला दीक्षित के आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो एक बार फिर बलात्कार की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और इसी के चलते जन आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। तमाम बड़े नेताओं के घर के बाहर, एम्स के बाहर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। ये उसी हंगामे की, उसी प्रदर्शन की तस्वीरें चालवा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। 16 दिसंबर की घटना को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि एक और घटना ने, इस दरिंदगी की घटना ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दिल्ली पर दाग है, लेकिन इस बार गुनहगार सिर्फ आरोपी ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस भी कटघरे में खड़ी है। दिल्ली पुलिस की शिथिलता और जिस तरीके से पूरे मामले को दिल्ली पुलिस ने हल्के से लिया, बच्ची के लापता होने के बावजूद 2 दिनों तक उसे ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया, पैसे मांगे गए। ये जो तमाम सारी चीजें इस घटना के बाद निकलकर सामने आई हैं, इसी ने दिल्ली के इन पुलिस वालों के चेहरों को साफ किया है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस काम करती है और कितनी सुरक्षित है दिल्ली। और फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर से मौजूद हैं चालवा न्यूज संवाददाता नाज शेख। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस बच्ची की, इस गुड़िया की, जिसके साथ दरिंदगी की इंतहा कही जाएगी, ये सब कुछ हुआ, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि इस घटना को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या कहेंगी इस दरिंदगी की घटना पर? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। लोग डूब मरे कि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ और उसको मारने की कोशिश की। यही नहीं, गाजियाबाद में भी एक बच्ची को मारा गया। नोएडा के चोटपुर गांव में एक महिला के साथ सामूहिक रेप करके उसको भी मार दिया गया। तो ये तमाम पूरे शहर में ही लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले सफदरजंग में भी एक लड़की को रेप करके उसके पैरों को कुचल के पैर बर्बाद कर दिया। अभी भी वो लड़की सफदरजंग में है। तो इस तरह से लगातार कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जा रहा है कि ऐसी घटनाएं दिल्ली में नहीं हो रही हैं। कुछ प्रकाश में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए अब सरकार से उम्मीद करना, जो 5 मुजरिमों को 16 दिसंबर वालों को जिस समय सजा देना था, सजा ना देकर आज भी उस पर जांच पड़ताल चल रही है। उन्हें सरकारी मेहमान की तरह रखा जा रहा है कि उन्हें कोई हाथ पैर ना तोड़े, उन्हें कोई मारे पीटे नहीं। तो अब सारी जनता को जागते रहो, हरेक को जागना होगा, हरेक को एक सैनिक या सिपाही बनकर इस देश की महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करनी होगी। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ सरकार पर डिपेंड रहने से, उनके ऊपर सिर्फ हम अगर ये भरोसा करें कि सरकार हमारे लिए सब कुछ कर देगी, तो ये नाकाफी है, ये गलत है। हमें खुद जागरूक होने की जरूरत है, हमें खुद जागते रहने की जरूरत है, जिस तरीके से उषा ठाकुर जी ने कहा। हमारे साथ नाज भी लगातार बनी हुई है दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर से। नाज, आपसे जानना चाहेंगे इस समय वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ था, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे, इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश था, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इस समय वहां पर क्या तस्वीर आप देख रही हैं?
जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत जिस प्रदर्शन की आम आदमी पार्टी के साथ हुई थी, अब उस प्रदर्शन के साथ आम आदमी भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता यहाँ पर नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, और मांग हो रही है कमिश्नर और पुलिस के इस्तीफे की। दरअसल इन लोगों का साफ कहना है कि उस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सीधे सीधे दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। अगर दिल्ली पुलिस 15 अप्रैल को ही जाग जाती तो उस मासूम के साथ ये सब कुछ ना होता, वो मासूम आज इस हालत में ना होती। तो सीधे सीधे यहाँ पर मांग हो रही है शीला दीक्षित से कमिश्नर और पुलिस के इस्तीफे की। साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि अपने फायदे के लिए आप किसी भी पुलिस अफसर का तबादला कर सकते हैं, उनसे इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन जब देश की बेटियों के हित की बात आती है, उनके हक की बात आती है, तो आप किसी का भी बिल्कुल बिल्कुल नाज, आपने बिल्कुल सही कहा। यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। फिलहाल आपको बताते चले, अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि सुशील कुमार शिंदे के घर के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ, जमकर प्रदर्शन हुआ। इसी का जायजा लिया चलमन न्यूज से आशिफ इकबाल ने। तो बिल्कुल विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। दरिंदगी की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और अब जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब दें हमारे नेता। तो आखिरकार कब रुकेगा यह सिलसिला, यह सवाल उठाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो युवक है जो विरोध कर रहे थे और उनको पुलिस घसीट कर ले जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है और ये तस्वीर है सुशील कुमार शिंदे के घर के बाहर की, जहां पर बड़ी तादाद में युवा यहां पहुंचे विरोध करने के लिए, करने के लिए। सुशील शिंदे मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस को नीरज कुमार इस्तीफा दे, नीरज कुमार इस्तीफा दे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ किस तरीके से दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से भागते जा रहे हैं। ये देखिए आप देखिए वहाँ पे किस तरीके से भाग रहे हैं। ये तमाम लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं घर में। ये सुशील कुमार शिंदे के घर में पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ये पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये लोग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं। ये देखिए किस तरीके से मार्केटिंग के ऊपर चल गए हैं और ये लोग तमाम लोग सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी कर रहे हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों के बीच में ये दौड़ के ये मार्केटिंग तोड़ना चाहते हैं। ये टोपी लगाए हुए मैं स्वराज हूं, मैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूं, इस तरह के नारों के साथ ये लोग हैं। ये लोग मार्केटिंग तोड़ना चाहते हैं। इन लोग को दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। पुरजोर कोशिश है कि ये दिल्ली पुलिस के लोग कि यहां ना आने दिया जाए। ये सुरक्षा व्यवस्था को ये मार्केटिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम जनाक्रोश भड़का हुआ है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये बड़ा सा बैनर लेके और ये यहाँ पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुशील कुमार शिंदे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बोर्ड क्या है? बोर्ड किस तरीके से दामिनी की हत्या के जिम्मेदार को बलात्कार हमारी सरकार भ्रष्ट दिल्ली पुलिस। आप क्या करने आए हैं? सर हम ये मैसेज देने आए हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार और बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है और सुशील कुमार शिंदे एक दो शब्द बोलने के लिए बाहर नहीं आ रहे। ये हो क्या रहा है? मेरे देश में संजय दत्त के लिए आंसू आए जा रहे, जो ये नेता वो हीरो है, और जो बेचारे गरीब आदमी मर रहे हैं उनकी इज्जत से खेला जा रहा है। उनके लिए 2 शब्द भी नहीं है, उनके लिए टाइम भी नहीं है। ये अंदर बैठे हुए अपने आराम से। ये क्या हो क्या रहा है? देश में क्या बन क्या रहा है? 2000 रुपए देखिए उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या हुआ? गलत काम कर रहा हूँ। बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से लोगों में जनाक्रोश है। लोग गुस्से में हैं, लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं। साफ लोग कह रहे हैं कि आखिर हमें रोका क्यों जा रहा है, हम अपने मंत्री से मिलना चाहते हैं। ये तमाम लोग हैं। आप देखिए कि पुलिस फोर्स में महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी रोकना चाहती हैं कि वो लोग नहीं आ सके इधर। और ये देखिए आप किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है। और यहाँ देखिए किस तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये मार्केटिंग तोड़ी जा रही है। ये देखिए किस तरह से मार्केटिंग हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हंगामा हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ये मार्केटिंग तोड़ के इधर आ सकते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से मार्केटिंग तोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान इस वक्त धत्ता बनाए हुए। ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को उलट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये कोशिश हो रही है कि यहाँ पे तमाम लोग ये लोग वो लोग हैं जो लोग यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं? हम लोग बिल्कुल आम जनता हैं।
5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। नीरज कुमार, जब दामिनी का केस हुआ तब भी उन्होंने कुछ नहीं करा, आज भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्हें एटलीस्ट जनता के सामने आकर एक शर्मिंदगी तो महसूस उन्हें करनी चाहिए। ये सारी जनता यहाँ सड़कों पे उतरेगी और हर बार जब केस होगा तभी उतरेगी, नहीं तो यहाँ पे भारत में कुछ नहीं हो सकता। तो क्या माना जाए कि एक बार फिर से 16 दिसंबर घटना के बाद जो जनाक्रोश देखने को मिला था वो फिर से दोहराया जाएगा? बिल्कुल दोहराया जाएगा और तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि यहाँ के नेता और यहाँ के अफसर थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं। क्यों नहीं सुशील कुमार शिंदे अपना रेजिग्नेशन देते? क्यों नहीं नीरज कुमार अपना रेजिग्नेशन देते? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस एक एक्शन प्लान लेकर आती जिससे हमको सेफ्टी लगे? हमारे छोटे बच्चे नहीं है, नहीं, औरतें सेफ नहीं है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी बच्ची अब सेफ नहीं है। इस दिल्ली में तो कम से कम सेफ नहीं है। अगर 5 साल के बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता है तो आप कैसे बोल सकते हो कि किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ या किसी बेटी के साथ नहीं होगा? तो मेरे हिसाब से अब देश सेफ, अब भारत तो कम से कम ऐसे ही बुलंद रहेगी। कोशिश पूरी है कि पहले उस लड़की को इंसाफ मिले और हमारे यहाँ पे सुरक्षा जो है, औरतों की सुरक्षा, वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। एक फास्ट ट्रैक कानून जो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा कानून बने और तो और चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपनी बात रखना चाहते हैं। ये साफ कह रहे हैं कि ये अपनी बात को रखने के लिए यहाँ हैं। ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं। और देखिए यहाँ पे बैठाया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है कि आप बैठिए, यहाँ अपनी बात रखिए। और ये लोग यहाँ देखिए हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं। ये देखिए मैं हूँ आम आदमी, टोपियां लगाए हुए हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ बैठाना चाहते हैं, इनको चाहते हैं कि यहाँ लोग बैठे। यहाँ पे जो भी बात करनी है, यहाँ पे तमाम लोग वो लोग हैं जो यहाँ बहुत दूर से आए हुए हैं। सुशील शिंदे के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो अधिकारियों से यहाँ पे ये सारे नेता हमसे कहते हैं कि पुलिस हमारे अधीन नहीं है। पुलिस इनके तो अधीन है, इनकी तो जियो इनकी तो सुनते पुलिस। तो अब हम उनसे बात करने हैं, अब इन्हें बाहर निकालने हैं। हमसे बाहर आके हमसे बात करें, हम नहीं जाएंगे इसके बात करें, ये अपने आप आगे बात करेंगे। बिल्कुल आप बात कराने आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, बात सुनाने के लिए आए हैं। यहाँ चाहते हैं कि इनकी बात रखी जाए, इनकी बात दे रहे हैं, तभी तो ये लोग इससे बात पिटाई कर रहे हैं। वो देखिए वॉलेंटियर्स को किस तरह मारा जा रहेगा। ये देखिए किस तरीके से घायल हो गया है, एक बंदा यहाँ पे घायल भी हो गया है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे मामला कितना गंभीर होते जा रहा है। यहाँ इस तरीके से यहाँ पे लोग चाहते हैं रोकना, लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, मारा जा रहा है। ब्लीडिंग इज ब्लीडिंग, उसको मारे इन चोरों ने, चोर है साले सब के सब पिके हुए। हमें होम मिनिस्टर को अपना ज्ञापन देना है। हम सब डीयू के स्टूडेंट हैं। मैं अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित नहीं मानती हूँ। मैं होम मिनिस्टर को ज्ञापन देने आई हूँ। दिल्ली पुलिस ऐसे मारपीट कर रही है हमारे साथ, बड़ी बुरी तरह से मारपीट की है। ये मारे, यहाँ पे मारे 7 पुलिस वालियों ने। किस तरीके से ऐसे मारा है। हम खाली होम मिनिस्टर को ज्ञापन देने आए हैं कि हम हिताशी शर्मा मेरा नाम है। हमने इसके 16 की घटना, 15 की घटना, हमने इस घटनाओं से हम डीयू के स्टूडेंट क्या ज्ञापन देने आई हैं, क्या बात बताने आई हैं? हम उनको ये बताना है कि हम दिल्ली में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। हमारी सुरक्षा करने में कमिश्नर साहब अक्षम है। आपको चोटें कहाँ लगी हैं वो दिखाइए। आप उनको, आपको चोट लगी है दिल्ली पुलिस इस ब्लीडिंग, ये लाठियों से मारे। प्लीज हमें ज्ञापन देने जाने दिया जाए। हम स्टूडेंट्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं है। हमें मारा ना जाए, हमें ज्ञापन देने जाना दिया जाए। हम यहाँ पे खाली यही मांग कर रहे हैं। आप देखिए इनकी व्यथा देखिए, किस तरीके से रो रहे हैं, किस तरीके से बिलख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्हें मारा पीटा ना जाए, इनसे बात करने की कोशिश की जाए, इनसे बात की जाए। और ये चाहते हैं कि इनकी बात को सुना जाए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ माहौल बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हैं वो जो चाहते हैं कि अपनी बातों को रखें, और यहाँ कोशिशें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए गर्मी, और यहाँ पे धक्का मुक्की से किसी बच्चे की हालत खराब हो गई है। यहाँ पे देखिए किसने गर्मी में इनके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। और यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे इनके साथ हुआ है, क्या हुआ, अब क्या हुआ? उनको मारा जा रहा है, बिल्कुल लेटा सारे पुलिस वालों ने उनको थप्पड़ मारा। उनकी हालत देखिए, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनका खून निकल रहा है, बेहोश हो गए हैं वो। और उसके बाद उसके अपनी सफाई दे रहे, हम ये हम वो। उनकी हालत देखिए क्या हो गई है। बिल्कुल देखिए किस तरीके से जनक किस तरीके से गुस्से हैं।
किस तरीके से नाराज हैं ये लोग, किस तरीके से गुस्से में हैं ये लोग अपने गुस्सा इजहार करने के लिए यहाँ आए हैं। ये लोग साफ कह रहे हैं कि अगर इनकी बात को नहीं सुना गया तो ये लोग आगे भी जाएंगे। देखिए यहाँ किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, यहाँ पे धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ है। आप देखिए किस तरीके से, ये देखिए, ये इतने बड़े खींचा, ये दाढ़ी पकड़ के खींचा, वो पुलिस वाला ये देखो जूता पहन के बदल दिया। ये देखिए किस तरीके से इतने बूढ़े आदमी पर भी ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें मारा जा रहा है, इन्हें धक्का दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से एक बच्ची है। जी हाँ, ये पुलिस बहुत ज्यादा देख लो कैसे अत्याचार कर रही है हमारे साथ। हम लोग ड्यू के स्टूडेंट हैं, सिर्फ ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे, फिर भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा है आगे। बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से चोटें आई हैं इनको। आप यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप लोग अपनी बात किस तरह से रखेंगे, कैसे रखेंगे आप लोग अपनी बात? ये लोग तमाम लोग वो लोग हैं जो लोग नाराज लोग हैं। यहाँ देखिए इनकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। ये दोनों लोगों को ये यहाँ पे धक्का मुक्की हुई है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है, और यहाँ पे इनकी हालत बहुत गंभीर दिख रही है। ये जिस तरीके से इनकी हालत है, देखिए यहाँ पे ये धक्का मुक्की की वजह से इनको चोटें आई हैं, इनके कपड़े फट गए हैं। ये लोग साफ कह रहे हैं कि ये अपनी बात रखने आए थे, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों ने इनके साथ धक्का मुक्की की है उसमें इनको चोट लगी है। और तो स्टूडेंट्स हैं, क्रिमिनल नहीं, ये कहना है इन तमाम लोगों का, इन तमाम छात्र छात्राओं का। ये डीयू के स्टूडेंट्स हैं, ज्ञापन देने आए हैं। लेकिन खुद सोचिए आप कि मंत्री साहब की सुरक्षा में कितनी ज्यादा चौकसी बरती गई, लेकिन इसी चौकसी को, इसी सुरक्षा को तोड़कर अब ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जवाब दें हमारे मंत्री साहब। लौटेंगे, जल्द हाजिर होंगे। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है। और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से सुशील कुमार शिंदे के घर के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था, कैसे लोग उग्र हो रहे थे। ये तमाम डीयू के स्टूडेंट्स थे जो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल करने आए थे और इस घटना को लेकर जवाब मांगने आए थे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से एम्स में भर्ती उस बच्ची के मेडिकल बुलेटिन जब जारी किया गया तो डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा। क्या इलाज चल रहा है उस बारे में जानकारी ली तथा आगे क्या होगा उसके बारे में पूछा। ऑनरेबल मिनिस्टर ने डॉक्टर्स के द्वारा किए गए काम की सराहना की और अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट और असिस्टेंस का आश्वासन दिया। स्टेबल, सो देयर इज इन्फेक्शन का सर क्या स्थिति? फॉर आफ्टर एनी इंजरी देयर इज सम इन्फेक्शन, तो कंट्रोल है, मतलब एंटीबायोटिक चल रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए और बच्ची स्टेबल है, उसके पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स। बिल्कुल उसको खतरे से बाहर माना जाएगा, लेकिन बाकी जो है उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में रखा गया है। देखिए ये कहना इस स्टेज पे बड़ा मुश्किल है, वो फर्दर जो है डिटेल्ड सर्जरी होगी तो और सब के बाद ही फैसला किया जाएगा। बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो डॉक्टरों के मुताबिक बेटी की हालत, उस बच्ची की हालत अभी स्थिर है। हमारे साथ उषा ठाकुर जी बनी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे एम्स से चैनल वन न्यूज साथ आर के रावत, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उषा ठाकुर जी आपके पास। उषा जी, आपने तस्वीर देखी शिंदे के घर के बाहर की, सुरक्षा व्यवस्था मंत्री साहब को कुछ हो ना सके और ये लोग पहुंच ना सके, उनकी सुरक्षा में कोई विघ्न ना हो, इस वजह से कड़ी सुरक्षा की गई थी। लेकिन जो सवाल यहीं पहुंचे एक युवक ने उठाया कि जब बात संजय दत्त की आती है, जब बात एक स्टार की आती है तो तमाम नेता आगे आते हैं, तमाम नेता बाहर निकलते हैं और जवाब देते हैं, लेकिन जब एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई, ये घटना घटी, बलात्कार की एक और वारदात सामने आई, तो कोई नेता बोलने को तैयार नहीं होता, सब घर में दुबक कर बैठ गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैंने सुना है कि शीला दीक्षित के घर के बाहर और अधिक पुलिस बढ़ा दी गई है, शिंदे जी के घर के बाहर भी। तो एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि क्या आम जनता को पुलिस की आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बढ़ाई गई है? और जहां तक जवाब देने का सब प्रश्न है, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जनता के हित में और देश के हित में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। इन्होंने इस देश को, इस राष्ट्र को जातिवाद, प्रांतीयतावाद और सांप्रदायिकतावाद इस सब में तोड़ा है। राष्ट्र को एक करके चलते तो आज सड़क पर गिरा हुआ एक रेप हुई लड़की की ओर कोई देखता, सोचता ये हमारे देश की बच्ची है, तो उसको उठा के तुरंत इलाज के लिए ले जाता। आज एम्स में कितनी लड़कियां पड़ी हैं, किसी का पैर कुचल दिया है मिलिट्री ट्रक वाले ने, किसी को रेप करते समय मारने की कोशिश की है, ये ऐसी कई घटनाएं हैं। तो पूरा देश तब जागृत होता, तब सोचता कि हम एक हैं, इस भारतवर्ष के हैं। लेकिन इन नेताओं ने आज भी अभी थोड़ा हंगामा मचा है, लेकिन फिर ये सोचेंगे कि इलेक्शन में इनके कितने वोट्स आए, इलेक्शन में कितनी सीटें लें और किस तरह से जनता के हितों का ख्याल नहीं रखते हुए महंगाई किस प्रकार बढ़ाएं। बिल्कुल, लेकिन उषा जी यहाँ पर सवाल, जनता और बच्चों की कोई परवाह इन लोगों को बिल्कुल, लेकिन उषा जी यहाँ सवाल ये उठता है कि जब जनता की सुरक्षा की बात आती है, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना घटती है, तब कहा जाता है कि कहाँ है सुरक्षा व्यवस्था। तब सरकार का ये दावा है कि हम दिल्ली पुलिस को या दिल्ली की जो पुलिस है, हर कांस्टेबल को आम जनता के पीछे नहीं लगा सकते। लेकिन जितनी पुलिस हमारे पास है, आप मत लगाइए, लेकिन जितनी पुलिस हमारे पास है, कम से कम उनसे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो ईमानदारी से काम करे। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए कि 2000 रुपए में पूरे मामले को ये कहा गया कि रफा दफा कर दिया जाएगा। इससे क्या तस्वीर यहाँ पर निकल कर सामने आती है? दिल्ली पुलिस रक्षक ही भक्षक यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। नोएडा में भी पिछले कुछ महीने पहले एक रेप हुआ था, मैं यहाँ नहीं थी, तो पुलिस को सिर्फ 500 रुपए में पुलिस बिक गई और उसने मामले मुजरिम को छोड़ दिया, जिसको हम लोगों ने आके पकड़वाया। तो ये पूरे देश का है। जब ऊपर से ही सत्ता में ही बैठा हुआ कोई नेतृत्व की भावना नहीं होगी, देश प्रेम की भावना नहीं नेताओं में है, कुर्सी प्रेम है, खाली सत्ता प्रेम है, तो फिर वो क्या उसमें शिक्षा देंगे पुलिस को या किसी को? और जहां तक कमिश्नर का सवाल है, गृह मंत्रालय के आदेश पर ही बच्चों की या लोगों की पिटाई होती है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। जब गृह मंत्रालय या कोई आदेश देता है होम सेक्रेटरी, तभी पिटाई होती है। तो ये सारा तानाशाही ऊपर से चला आ रहा है, क्योंकि ऊपर सारे भ्रष्ट बैठे हुए हैं, उन्हीं को सबको चाहिए पुलिस
और सुरक्षा, बाकी जनता जाए कहीं भी जाए। बिल्कुल, आपने ऊपर की बात करी। अगर जिस तरीके से यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें, वो एक महिला भी हैं और उन्होंने दुख भी जताया इस घटना को लेकर, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब बयान की नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। क्या ये माना जाए कि अब पूरी तरह से सरकार जाग गई है और जो एक संवेदना की बात की जाती है, क्या वो जागृत हो गई है और अब जाकर सरकार जरूर कोई कदम उठाएगी, जरूर ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गंभीर होगी? मुझे नहीं लगता है कि कोई, ये सिर्फ संवेदनाएं हैं जो कि बातों तक ही रह जाएंगी। उसके बाद फिर किसी लड़की का रेप होगा, फिर लोग हंगामा करेंगे और सरकार कुछ न कुछ संवेदना प्रकट करेगी। देश का यही हश्र होगा। आज हर एक व्यक्ति को एक सैनिक की तरह, जनता को, आम जनता को, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस देश की जो असली शक्ति है, असली पूंजी है, वो यहाँ की जनता है। जो आज वो जनता मांगे कर रही है अपने मौलिक अधिकारों का, जिनका हनन हुआ है, तो वो जनता ही इस देश की पूंजी है। वही जनता खड़ी रहेगी और अपना अधिकार लेगी और एक होगी, क्योंकि नेता एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल, उषा जी, आपने कहा कि देश की ताकत ये जनता है। जनता अपने मुद्दों को लेकर जब जागृत होती है, इस तरह की घटनाओं के बाद जागृत होती है, तो वो सड़कों पर उतरती है। लेकिन सड़कों पर क्या हश्र होता है उनका, वो तस्वीर चैनल न्यूज ने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई। सीधे रुख करते हैं रावत का, एम्स के बाहर वो मौजूद है। एम्स, अपने दर्शकों को बता दें, ये वही हॉस्पिटल है जहां पर इस बच्ची को इस समय वो भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। यहां रावत, आपसे जानना चाहेंगे, शिंदे के घर के बाहर क्या तस्वीर थी वो तो हमने देख ली, लेकिन अगर एम्स के बाहर की बात करें, बताया जा रहा है कि वहां पर भी जोरदार हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शनों का दौर वहां पर जारी है। क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, 200 से 300 लोग हैं यहाँ जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार हल्ला मच रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी 5 मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस की और पैरामिलिट्री की 2 टुकड़ियां और यहाँ पहुंची हैं, जो कि यहाँ माहौल खराब होते देखते ही पुलिस ने और जो है फोर्स मंगवा लिया। उनको लगता है कि शायद यहाँ जो उपद्रव जो है होने वाला है, भीड़ जो है बेकाबू होने वाली है, क्योंकि भीड़ अभी थोड़ी देर पहले निकल के सड़कों पर आ गई थी और सड़कों पर आके उन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया था। किसी तरीके से पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जो है इनको खदेड़ के इनको एक जगह लाके इनको लगाया है। और जो एक जगह दी गई थी, जो एक लॉबी इनको दी गई थी, उसी में ले जाके इनको कहा कि यहीं पे आप खड़े होकर प्रदर्शन करें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर आम लोगों को परेशानी होगी। तो लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद जो लोग हैं, लोग जो है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दो और जो है आरोपी को तुरंत फांसी दो और फांसी जो है सरेआम दो। तो ये लोगों की मांग है और लोग उग्र प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। लेकिन मैं भी आपको ये बता दूं, थोड़ी देर पहले मेरी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी, तो जो ये खबर आ रही थी मीडिया में लगातार कि वो शाम तक अपना इस्तीफा दे देंगे। तो मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा भी क्या ऐसी कोई खबर है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इंकार करते हुए कहा कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री से बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग जो है ऐसा चला रहे हैं, लेकिन जो इसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक जांच बिठाई जाएगी। और जांच बिठाने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे कितना बड़े स्तर का अधिकारी हो, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद मेरे से ये बात कही है, तो इसके पीछे एक लॉजिक यही है कि पुलिस कमिश्नर किसी भी तरह से इस मामले में ढील देने के मूड में नहीं है। उनको लगता है कि कोई भी जो इसमें चाहे। कहा कि लोगों के आक्रोश और बढ़ती तादाद को देखते हुए यहाँ पुलिस ये समझ गई है कि उन्हें और पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है और टुकड़ियां लगाई जा रही हैं। लेकिन क्या यहाँ पर दिल्ली पुलिस इस बात को समझ पाई है कि अगर 2,000 रुपए नहीं मांगे जाते पुलिस वालों की तरफ से और घूस नहीं मांगी जाती, रफा दफा करने की बात नहीं कही जाती, तो शायद इस तरह की घटना होती नहीं, इस तरह के लोग उतरते ही नहीं, मामला होता ही नहीं ऐसा? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की जो गांधीनगर की जो थाने की पुलिस है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही रही, क्योंकि जिस समय मामला दर्ज करने में देरी की और मामला दर्ज होने के बाद जो इस पे इन्होंने जो कार्रवाई नहीं की, ना उस बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया गया, ना उसके अड़ोस पड़ोस में देखा गया, ना उसके रिश्तेदारों में और ना किसी उसके साथी लोगों के घरों में देखा गया। तो पुलिस ने इसमें, पुलिस का लैक है इसमें जरूर है। और जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी रहे, इस लापरवाही में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको अगर ये ऐसा हो जाता तो हो सकता है कि शायद इस बच्ची के साथ इतनी जो दुख झेल रही है अस्पताल के बेड पे, वो शायद ना झेल पाती। तो इसमें दिल्ली पुलिस का सीधा इसमें लापरवाही है और जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो बच्ची है, बच्ची की जान तभी, बच्ची की हालत तभी सुधर सकती है कि जब उसको सही उपचार मिले और सही उसके लोगों की दुआएं जो उसके साथ। लापरवाही है ये, दिल्ली पुलिस की लापरवाही है जिसने एक और घटना को अंजाम दिया। सिर्फ ये कह देने भर से मामला खत्म नहीं हो जाता, हमारे अंदर झांकने की बात कही जाती है, लोगों को जागरूक होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कब सुधरेगी पुलिस, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ प्रिया लगातार बनी हुई है, नाज शेख। नाज, आपसे जानना चाहेंगे, और जिस तरीके से पुलिस इस घटना को देखकर, लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखकर
भले ही अब यहां पर ये कह रही हो कि उसकी तरफ से गलती हुई है, लेकिन क्या सिर्फ गलती भर कहने से ये पूरा मामला शांत हो जाएगा? जवाबदेही बनती है कि आखिर कब पुलिस सुधरेगी, कब वो घूस लेना बंद करेगी और कब इस तरह के मामले कम होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूक सिर्फ लोगों को होने की जरूरत नहीं है, पुलिस को भी अपने कर्म और धर्म को निभाने की जरूरत है। बिल्कुल नेहा, सही कहा आपने। इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को भी देने होंगे और साथ ही साथ शीला सरकार को भी देने होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति, यहाँ की ताजा स्थिति के बारे में मैं आपको बता दूं कि पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अब से कुछ ही देर पहले भारी भीड़ जमा थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरह से जाम की स्थिति पैदा कर चुके थे और किसी भी वाहन को यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही थी और पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी यहाँ पर लोगों को काबू में करने के लिए। लेकिन अब स्थिति सामान्य होती जा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक सकारात्मक पहल जरूर देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस ने खुद बाहर आकर, दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बाहर आकर आम आदमी पार्टी से बातचीत की है और ये अपील की है कि वो आने जाने वालों को रास्ता दें और इस प्रदर्शन को जारी रखें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्थिति को कंट्रोल करने की तो कोशिश है, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है, जो सवाल आम आदमी पूछ रहा है, उन सवालों के जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। दरअसल यहाँ मौजूद लोग लगातार कमिश्नर ऑफ पुलिस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो मांग पर, उस मांग पर क्या कुछ होगा ये अभी कहना बिल्कुल। लेकिन प्रिया, जिस तरीके से आपने पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की बात कही, जिस तरीके से रावत हमें बता रहे हैं कि उनकी बात हुई है कमिश्नर साहब से और उनका कहना है कि ऐसा कोई विचार नहीं है, इस तरह के कोई उन्हें आदेश नहीं मिले, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। यही बात जी नेहा, यही बदकिस्मती है हमारे देश की और हमारी जनता की भी शायद और हमारी बेटियों की भी, ये कि जब राजनीतिक पार्टियों का फायदा होता है, जब राजनेताओं का फायदा होता है तो पुलिस अफसर तुरंत बर्खास्त कर दिए जाते हैं, उनका तबादला भी हो जाता है। लेकिन जब जनता के हक की बात आती है, जनता मांग करती है किसी अधिकारी के इस्तीफे की, तो वहां पर आदेश नहीं होते। कहीं ना कहीं गंभीरता की कमी है और हर तरह से ये बात साफ होती चली जा रही है कि सिर्फ दावे होते हैं, उन दावों को करने के तुरंत बाद ही भुला दिया जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ है उसकी स्थिति और शर्मनाक है। 16 दिसंबर में जो हुआ प्रदर्शन की तस्वीरें वही हैं, मांग वही हो रही है, आरोपी के लिए फांसी मांगी जा रही है, कमिश्नर ऑफ पुलिस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन ये मानना होगा हमें नेहा की स्थिति और शर्मनाक हो गई है क्योंकि इस बार पीड़िता 5 साल की मासूम गुड़िया है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि 16 दिसंबर की जब घटना हुई थी तब ये कहा गया था कि हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस घटना ने सवाल उठा दिया है कि अब तो बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। क्या एक माँ ये सोचे कि जब वो उनकी बच्ची बाहर खेलने के लिए, घर के बाहर खेलने के लिए निकलती है तो क्या वो सुरक्षित घर वापस लौटेगी? क्या वापस अब वो सुरक्षित घर के अंदर आएगी? क्योंकि वाकई में शर्मनाक कर देने वाली ये घटना है। उषा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उषा जी इस चर्चा को सुन रही है कि किस तरीके से ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे सकते हैं, उन पर दबाव बन रहा है, लेकिन अब खुद कमिश्नर साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई आदेश हमें नहीं मिला और लगता नहीं कि आने वाले वक्त में वो इस्तीफा देंगे। क्या कहेंगे उषा जी? देखिए, पिछली बार भी कमिश्नर साहब के इस्तीफा देने की बात चली थी, लोगों ने मांग भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये अफवाह है और ये इस बात भी कहा है। तो साफ जाहिर है कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही कमिश्नर काम कर रहे हैं। पूरा तंत्र ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक सब बिगड़ा हुआ है। नहीं तो अगर ये अपने मन से अगर आदेश देते तो कहीं न कहीं इनको इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि सारी पुलिस की जिम्मेदारी कमिश्नर पर आती है। लेकिन ये जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है होम मिनिस्ट्री शिंदे के अनुसार। पूरा हिटलरशिप या जो भी हिटलरबाजी हो रहा है, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, वो सारा काम है होम मिनिस्ट्री का। और ये इनको नहीं, होम मिनिस्ट्री पूरी उन लोगों को ही इस्तीफा देना चाहिए। पूरा तंत्र ही बदलाव आएगा, तभी इस देश की बच्चियां सुरक्षित रह पाएंगे, हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे, आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ इन्हें चाहिए, जनता और बच्चों को नहीं चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस के कंधों पर है। लेकिन अगर पुलिस काम सही तरीके से नहीं करती तो क्या यहाँ पर सरकार को मैसेज देने की जरूरत नहीं थी? क्या सरकार को यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो, सरकारी वजीफे तुम पाओ।
वर्दी बस्ता जर्सी जूते स्टेशनरी भत्ता लाओ, प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ, प्रगति पथ पर बढ़ते जाओ, भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग, ए तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालक बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें 75 रुपए से 400 रुपए तक मासिक वजीफे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं को वर्दी, स्टेशनरी, बस्ता, डिक्शनरी, जर्सी, जुराबें व जूते खरीदने के लिए 740 रुपए से लेकर 1450 रुपए तक एक मुश्त भत्ता भी दिया जा रहा है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि ये आज की बड़ी खबर है, ये कहीं ना कहीं जागरूक करने वाली खबर है। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कब हम जागेंगे, आखिर कब सुधरेगा माहौल, कब हम ये महसूस करेंगे कि वाकई में जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो जगह सुरक्षित है, वाकई में जिनके कंधों पर हमारी जिम्मेदारी है, जिन पुलिस वालों की हम बात करते हैं वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे। आखिर कब ये शुरू होगा सिलसिला और कब सिर्फ बयानबाजी से ऊपर उठकर कार्रवाई की जाएगी, ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। क्योंकि जब तक हालात नहीं सुधरेंगे तब तक इन चीजों में भी बदलाव नहीं आएगा। फिलहाल हमारे साथ लगातार उषा जी बनी हुई हैं। उषा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर की, पुलिस कमिश्नर ने 16 दिसंबर की घटना को लेकर भी बहुत कुछ कहा था, जिसे लेकर उनकी काफी निंदा हुई थी और ये मांग उठने लगी थी कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। इस घटना में भी यहां पर पुलिस की दागदार छवि सामने आई है। 2-2 हजार रुपए, 500-500 रुपए में बिक रही है हमारी पुलिस। ये घटना, ये इस तरह के मामले सामने आए हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब पुलिस को, यहां पर सरकार को जरूरत है कि तुरंत इस्तीफा लेकर या तुरंत कार्रवाई करके ये साबित किया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला इस तरह से घूस मांगता है या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो आने वाले वक्त में उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी पुलिस वाला अगर घूस मांगता है तो यहाँ तो सस्पेंड का ऑर्डर है, मतलब उसको फिर भी आधी वेतन मिलेगी। सस्पेंड भी नहीं, बिल्कुल निकाल दिया जाए और कोई पैसा नहीं मिले ऐसे पुलिस अधिकारी को। क्योंकि पुलिस को कहा जाता है ये दिल्ली पुलिस रक्षक है, तो ये रक्षक ही जब भक्षक बन जाते हैं और भक्षक का साथ देते हैं तो ऐसी पुलिस को रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी सरकार को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि आज सारे ऑपोजिशन और ये सब मिलकर एक होकर देश और जनता और नारी के विषय में सोचें। माता जो निर्माता है, जिसके बिना देश नहीं आगे बढ़ सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है, तो उसकी रक्षा अगर ये देश, ये सरकार नहीं कर सकती है तो इसको रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उषा जी सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ हम नवरात्रि मनाते हैं, एक तरफ हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, कन्याओं को भोग लगाते हैं और उसी दिन एक बेटी के साथ इस तरह के, एक बच्ची के साथ इस तरह की जघन्य घटना होती है, दरिंदगी की इंतहा कही जाएगी इसे, बलात्कार होता है, उसे, उसके साथ इतनी पीड़ा उसे झेलनी पड़ती है। क्या आप कहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या लगता है आपको, ये किस मानसिकता के लोग हैं और क्या चाहते हैं, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों इज्जत नहीं करते वो महिलाओं की, बच्चियों की, बेटियों की? इसके पीछे कारण है कि हमारा जो सामाजिक परिवेश, हमारे राजनीतिक लोग, देखिए हर एक, आज मैंने गांव-गांव जाकर देखा है, सब जगह शराब के ठेके खुल गए हैं, लोग शराब पीते हैं और उसके बाद प्रेग्नेंट पत्नी हो या कैसी भी हो उसको पीटते हैं, उनके साथ बच्चों के सामने बदतमीजी करते हैं। तो बच्चों के मस्तिष्क पे क्या पड़ेगा, क्या समाज बन रहा है हमारे देश का? ये शराब के जो ठेके सरकार द्वारा प्रायोजित हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि कम पैसे में मिलते हैं, सरकार को काफी रेवेन्यू मिलता है इससे। तो ये सबसे पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं जानती हूं कि शराब का क्या असर पड़ रहा है। आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि जिस देश में नारी की इज्जत होगी, सम्मान होगा, उस देश की संतति भी अच्छी होगी, उस देश में संस्कार भी अच्छे होंगे। लेकिन आज हम सब वो सब बात भूल गए हैं। यही विडंबना है उषा जी, यही विडंबना है कि नारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, नारी की इज्जत की बातें की जाती हैं, लेकिन जब इज्जत देने की बात आती है तो क्या होता है वो सबके सामने है। रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रावत, 16 दिसंबर की घटना के बाद मानो ऐसा लगा कि अब लोगों में संवेदना आई है, मानो ऐसा लगा कि अब लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। अब लगा कि हाँ, अब जो नारी को इज्जत मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए,
चाहिए वो उन्हें मिलेगा। सिर्फ पैरों की जूती नहीं बल्कि सर का ताज समझा जाएगा महिला को। लेकिन इस घटना ने, एक बच्ची के साथ हुई इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि यह सोच शायद अभी भी नहीं बदली है और आने वाले वक्त में भी नहीं लगता कि यह सोच कभी बदल पाएगी। जी बिल्कुल नेहा, ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा एक भोग की वस्तु ही समझा गया। और आज भी चाहे नारी पहुंच गई हो चांद पे भी, लेकिन आज भी जब वो सड़कों पे होती है, वो ऑफिसों में होती है, वो स्कूल में होती है या फिर वो घरों में होती है, तो बस उसको खा लेने वाली नजरों से ही देखा जाता है। उसको यही समझा जाता है कि ये लड़की है और इसके साथ सिर्फ यही एक काम हो सकता है। तो लोगों की सोच जो है इतनी गलत है, उनकी कुंठा भरी सोच है, जो ये महिला को, ये जो महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच है वो यही एक दर्शाती है कि ये सिर्फ जो महिला है वो एक भोग की वस्तु है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सोच निकाल देनी चाहिए। लोगों को उनकी एक समान इज्जत करनी चाहिए, उनको एक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो एक नारी ही नहीं निर्माता भी, जैसा उषा जी ने कहा, वो निर्माता भी हैं। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, उनको जागरूक होना पड़ेगा। और ये सोच से ही, क्योंकि ये जो बच्ची के साथ हुआ है इसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, ये एक सोच ही थी जो उस बच्ची के साथ ऐसा विभत्स कृत्य उसके साथ किया गया, उस वैशी दरिंदे ने जो किया। तो ये एक सोच ही थी, उस सोच को बदलना पड़ेगा, तभी इसमें समाज में जागरूकता आ सकती है। आपने सही कहा, ये सोच ही थी, ये सोच नहीं बल्कि घिनौनी सोच थी जिसे इस शख्स ने अंजाम दिया। उषा जी कुछ कहना चाहती है जी? क्या सोच में विकृति कहां से आई जी? क्यों सोच में विकृति आई? आज महिलाओं को सिर्फ विज्ञापन की वस्तु बना दिया गया है। फिल्मों में एक अजीब ढंग से दिखाते हैं महिलाओं का, जो कि पहले सेंसर बोर्ड में रहते थे, मैथिली शरण गुप्त, जब मैं छोटी थी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, और ऐसी सेंसर बोर्ड में चीजें थी जो काट दी जाती हैं। आज छोटे छोटे बच्चे इन चीजों को देखते हैं, उनके मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता होगा। तो हमें हर तरह से एक बड़े व्यापक आंदोलन की जरूरत है इस देश को सुधारने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, जिसका पूरे देश में, हमारे देश के लोगों की बदनामी हो रही है, वो खत्म करना होगा। इसके लिए हर एक व्यक्ति एक सैनिक की तरह, एक सिपाही की तरह अपने अपने जगह पर खड़ा होकर महिलाओं की और बच्चों की रक्षा करे, तभी कुछ होगा। ये जनता, ये सरकार कुछ नहीं करती है, ये जनता ही करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल, सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन आखिर कब बदलेगी ये सोच, ये सबसे बड़ा सवाल आज सबके सामने है। कब रुकेगा ये सिलसिला? कब हम ये कहेंगे कि हाँ हम सुरक्षित हैं, हम खुले आसमान में जी सकते हैं, खुले आसमान में सांस ले सकते हैं? क्योंकि आज घुटन महसूस होती है एक महिला को, एक नारी को, और डर लगता है कि ना जाने कल उसके साथ क्या हो जाए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 10 खबर 10 रिपोर्टर के साथ। दिल्ली में 5 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाला आरोपी मनोज बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार हो गया। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। बीती रात करीब 2 बजे आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में मासूम के साथ बर्बरता करने वाले दरिंदे को मुजफ्फरपुर के चिकनौटा थाना इलाके से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि मनोज की हाल ही में शादी हुई थी। मनोज अपनी पत्नी के साथ ही रहता था, लेकिन वारदात वाले दिन से कुछ रोज पहले उसकी पत्नी मायके चली गई थी। पत्नी के मायके जाने के बाद मनोज ने अपने घर में ही इस वारदात को अंजाम दिया। बलात्कार की शर्मनाक वारदात से आहत प्रधानमंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बच्ची के हर मुमकिन इलाज का निर्देश दिया है। बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अफसर की हरकत से भी प्रधानमंत्री काफी नाराज हैं। उन्होंने एक लड़की को थप्पड़ मारने वाले अफसर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। पुलिस को मुजफ्फरपुर कोर्ट से आरोपी के लिए 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और इस मामले में एक और शख्स की तलाश कर रही है। रेप की शिकार हुई 5 साल की गुड़िया का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। मासूम गुड़िया जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आम लोग एम्स पहुंचकर बच्ची के लिए दुआएं मांगने के साथ साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 5 साल की उम्र में मासूम को जिंदगी के वो जख्म मिले हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़ों की रूह कांप जाए। फिर भी वो मौत को मात देने की कोशिश कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक मासूम की हालत स्थिर तो है, लेकिन अभी तक चिंताजनक बनी हुई है। उसके शरीर के कुछ अंग अभी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर उस मासूम को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दरिंदों ने मासूम के नन्हे से जिस्म के लगभग हर हिस्से पर दरिंदगी की दास्तान को कायरता की कलम से लिखा है। डॉक्टरों के मुताबिक मासूम के पूरे जिस्म पर ही जख्मों के निशान थे।
चेहरे से लेकर शरीर के अंदरूनी हिस्सों को इस कदर टूटा खसोटा गया था कि सुनकर कलेजा कांप जाए। बच्ची के पेट से प्लास्टिक की शीशी और मोमबत्ती का मिलना भी इंसानियत को शर्मसार करता है। बच्ची को लेकर पुलिस पहले दयानंद अस्पताल गई, लेकिन नाजुक हालत को देखते हुए मासूम को एम्स भेजा गया। डॉक्टरों की माने तो बच्ची को ठीक होने में अभी काफी वक्त लगेगा। 5 साल की गुड़िया अस्पताल में खामोश है, लेकिन उसके सैकड़ों चेहरे उभर आए हैं। उसकी हजारों जुबान निकल आई है। हर कोई गुस्से से उबल रहा है, जैसे कह रहा हो कि दिल्ली से दरिंदों को निकाल फेंको। गुड़िया की जिंदगी की दुआ करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। हर जुआ पर मासूम की लंबी जिंदगी की दुआ है। 2 दिनों तक दरिंदगी की हर हदों को बर्दाश्त करने वाली इस देश की गुड़िया को सलाम। डॉक्टरों के मुताबिक भले ही गुड़िया खतरे से बाहर है, लेकिन उसे दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। दिल्ली एक बार फिर दरिंदगी से शर्मसार है। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची से हुए बलात्कार के बाद हिंदुस्तान का गुस्सा एक बार फिर उमड़ पड़ा है। बच्ची के साथ क्रूरता की खबर फैलते ही आक्रोशित प्रदर्शनकारी अस्पताल के पास जमा हो गए, जहां उसका इलाज चल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने शीला सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बच्चे के साथ दुष्कर्म पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिल्ली के उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना से उन्होंने सभी चिकित्सीय सहायता मुहैया कराने के लिए कहा। बच्ची का इलाज कर रहे चिकित्सक ने बताया कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अस्वथी मुरलीधर ने कहा कि पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की। बच्ची के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत को लेकर पुलिस से मुलाकात की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की। उसने कहा कि पुलिस ने मुंह बंद रखने के लिए 2000 रुपए की पेशकश की। उधर दिल्ली पुलिस ने 5 साल की बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार करने और उसे कम से कम 2 दिन तक बंधक बनाकर रखने के आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय और एम्स समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त प्रभाकर ने बताया है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 376A, 362A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो विरोध प्रदर्शन पे उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर पुलिस मुख्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे ऐसा नहीं कर सके। एम्स के बाहर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बर्खास्तगी और गुड़िया के गुनहगार के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। उधर बच्ची का इलाज कर रहे अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में जारी कर बच्ची को खतरे से बाहर बताया है। डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया कि सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी एम्स में आकर मरीज की जायजा लिया। वहीं एम्स में 4 डॉक्टरों की टीम के साथ उस बच्ची का इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में यह भी साफ किया है कि बच्ची अब खतरे से बाहर है। दिल्ली गांधीनगर रेप केस में दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला मुख्य आरोपी मनोज कुमार को सुबह ही बिहार के मुजफ्फरपुर में उसकी ससुराल से गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ससुराल में चैन की नींद सो रहे मनोज की गिरफ्तारी उसी के मोबाइल फोन की वजह से हो सकी है। मासूम बच्ची से कई घंटों तक बलात्कार करने के बाद मनोज बिहार के मुजफ्फरपुर भाग गया। अपने ससुराल में छिपकर टीवी पर इस घटना से जुड़ी सभी खबरें देख रहा था। इसके अलावा वो दिल्ली में अपने एक दोस्त से लगातार संपर्क में था। ये बेचैनी उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। जिस वक्त मनोज अपने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रहा था, उस वक्त पुलिस ने उसके फोन को सर्विलांस पर रखा हुआ था। आरोपी मनोज की खोज में बिहार गई दिल्ली पुलिस की टीम को उसकी लोकेशन मिल गई, जिसके बाद शुक्रवार देर रात करीबन 12:30 बजे दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने एक मिलकर उसे रात में ही ससुराल में पकड़ लिया। जिस वक्त पुलिस उसके घर गई वो सोया हुआ था। मनोज की हाल ही में शादी हुई थी और उसकी पत्नी 2 दिन पहले ही अपने मायके आई थी। आरोपी मनोज को गिरफ्तारी के बाद शनिवार को जब कोर्ट में पेश किया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मनोज की करतूत को लेकर लोगों में इस कदर गुस्सा है कि पेशी के बाद जब पुलिस उसे थाने ले जा रही थी, इसी बीच वहां इकट्ठा लोगों ने उसे पीटने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने लोगों को संभाल लिया। इस दौरान जाते जाते किसी ने उसके मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। लोगों की भीड़ ने उसके साथ जमकर धक्का मुक्की। घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे